अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो पार्ट 1 का डेट इज़ न्यूक्लिक एसिड। सो सबसे पहली चीज़ जो आप इसमें लिखेंगे डेट इज़ डिस्कवरी। न्यूक्लिक एसिड को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मैस्चर ने इन 1869 के अंदर। 1869 के अंदर न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर हुआ था, जो कि कैसे डिस्कवर हुआ? ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ बाय ऑब्जर्विंग पल्स सेल्स एंड फिश स्पम्स। पल्स सेल्स जो बेसिकली ये हॉस्पिटल में था, और हॉस्पिटल में इसने देखा कि जो डॉक्टर्स हैं वो बैंडेजेस, जो पट्टियां होती हैं, उसको फेंक रहे हैं, तो उसमें जो रेशा है उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि वो मौजूद है। तो जो उसने उन बैंडेजेस को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके लैब के अंदर ले गया। लैब में जाकर जब ये उस पर देखा कि जो सेल है उसके उसको वाइट कलर की सब्सटेंस नज़र आई, और वाइट कलर की जो सब्सटेंस इसे नज़र आई, उस सब्सटेंस को, वाइट सब्सटेंस को, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थी, पल्स सेल्स के या फिश स्पर्म्स के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद थी, इसने फर्स्ट टर्म में उसको नाम दे दिया न्यूक्लियन। फ्रेडरिक मैस्चर ने उसको न्यूक्लियन का नाम दे दिया। और जब उसकी पीएच फाइंड की गई, उसकी पीएच डेट वाज लोअर देन 7, यानी कि 7 से कम थी, और 7 से कम जो पीएच होती है डेट इज एसिडिक नेचर। सो उसने जब उसके नेचर को फाइंड आउट किया, नेचर उसकी क्या थी? एसिडिक थी, तो उसको बाद में नेम दे दिया गया, नेम्ड एज न्यूक्लिक एसिड। ओके, पल्स सेल्स को लिया, उसमें से जो सेल थे उनको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्शन के बाद उसे न्यूक्लियस में इस वाइट सब्सटेंस नजर आई ऑफ पल्स सेल्स, जिसको उसने न्यूक्लियन का नाम दिया क्योंकि वो न्यूक्लियस में थी। और उसके बाद जब उसकी नेचर फाइंड आउट की दैट वाज एसिडिक, तो बाद में उसको नाम क्या दे दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप्स हैं जो हम पढ़ते हैं वो दो हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। 2 टाइप्स। नंबर 1 डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड नंबर 2 राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये 2 टाइप्स के टोटल है, यानी कि इसको कॉमन एब्रिवेटेड फॉर्म में डीएनए, और इसको हम क्या बोलते होते हैं? आरएनए। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद हम इसकी अक्रस को देखते हैं कि ये होते किधर है। अक्रस ऑफ न्यूक्लिक एसिड या अक्रस ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम, आरएनए। उसमें सबसे पहले हम ऑब्जर्व करेंगे डीएनए को, कि डीएनए कहां पे होता है। डीएनए कहां पे होता है? इन क्रोमोसोम। जितने भी क्रोमोसोम है वो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सो डीएनए क्रोमोसोम का पार्ट है। क्रोमोसोम कहां पे होते हैं? न्यूक्लियाई, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर, उसमें डीएनए हो सकता है। नंबर 3 स्मॉलर अमाउंट के अंदर जो डीएनए है वो कुछ ऑर्गेनेलिस के अंदर भी मौजूद होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पूरे सेल के अंदर 3 ही ऐसे ऑर्गेनेलिस हैं जिनके पास डीएनए होता है। एक न्यूक्लियाई, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा जो है वो क्लोरोप्लास्ट। ये डीएनए की अक्रस है कि डीएनए इन पार्ट्स के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह अगर हम आरएनए को देखें, राइबोन्यूक्लिक एसिड को, ये कहां पे होता है? न्यूक्लियोलस में। ये न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी होती है
जो हम चैप्टर 4 में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी है डार्क कलर की, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसका काम आरएनए बनाना होता है, इसका काम राइबोसोम को बनाना होता है। सो उसके अंदर आरएनए होता है। नंबर सेकंड साइटोसोल, साइटोसोल का मतलब है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर होता है। एंड इन स्मॉलर अमाउंट अदर पार्ट्स, कुछ दूसरे पार्ट्स के अंदर भी होता है, और इसके साथ ये राइबोसोम्स के अंदर भी मौजूद होता है। These are 4 sites where RNA is present, जहां पे RNA मौजूद होता है। DNA इन पार्ट्स के अंदर और RNA इन पार्ट्स के अंदर आता है। ये आपकी DNA और RNA की अक्रंस आ गई। उसके बाद इनकी कंपोजिशन, कंपोजिशन के ये किस चीज से मिलके बने होते हैं, डीएनए और आरएनए किस चीज से मिलके बने हुए हैं। बोथ आरएनए और डीएनए इकट्ठा क्या कहते हैं उनको, न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स। जिस तरह अमाइनो एसिड को मिलके प्रोटीन बनाती हैं, इसी तरह जो आपके डीएनए है उसके जो रिपीटिंग यूनिट्स हैं जो जुड़ते हैं और ये बनते हैं, उनको हम बोलते होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। चाहे आरएनए है चाहे डीएनए है, सिर्फ इनमें चंद पॉइंट्स का डिफरेंट है, बाकी दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो सेम होती है। सो इनके जो बेसिक रिपीटिंग यूनिट्स हैं वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, हम न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं। सो व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड्स? न्यूक्लियोटाइड्स की डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आगे मैं उसकी कंपोजिशन लिख रहा हूं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं न्यूक्लियोटाइड्स में। पहला पॉइंट तो आप यही लिखेंगे, ये रिपीटिंग यूनिट्स है डीएनए और आरएनए के, यानी कि मोनोमर्स हैं डीएनए और आरएनए। दे आर कंपोज्ड ऑफ कितने पार्ट्स में मुश्तमिल होते हैं, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 राइबोज शुगर जो कि 5 कार्बन पे मुश्तमिल होती है, यानी कि पेंटोज होगी। पेंटोज मीन 5 कार्बन वाली शुगर, राइबोज शुगर। नंबर 2 नाइट्रोजनस बेसिस, नंबर 3 फॉस्फेट और फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फेट आयन भी लिख सकते हैं और साथ में, या फिर आप फॉस्फोरिक एसिड भी लिख सकते हैं, फॉस्फेट आयन। ये 3 पार्ट होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। जिस तरह हमने अमाइनो एसिड में पढ़ा, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अमाइनो ग्रुप होता है, इसी तरह इसके जो है वो 3 पार्ट होते हैं जो हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि डीएनए में कौन सी शुगर है, नाइट्रोजनस बेसिस है और फॉस्फेट आयन है। सो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स में इन कंपोनेंट्स की क्या कंपोजिशन है, शुगर किस किस्म की है, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट आयन। अब इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट जो कंपोनेंट आते हैं न्यूक्लियोटाइड का, फर्स्ट कंपोनेंट मैं डिस्कस करने लगा हूं कि वो है आपका पेंटोस राइबोज शुगर। अब पहले मैं डीएनए का बताता हूं कि डीएनए में किस किस्म की शुगर होती है, और उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आरएनए की शुगर को। दोनों जो है वो सेपरेटली आप लोगों को बताता हूं। अच्छा, डीएनए के अंदर जो शुगर होती है दैट इज डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी 5 कार्बन वाली, लेकिन वो डीऑक्सी होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि ये मेरे पास 5 कार्बन रिंग और यहां पर CH2OH, यहां पर हाइड्रोजन, इसी तरह यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर OH, यहां पर OH हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ये मेरे पास एक जो है वो एक सिंपल मैंने पेंटोस शुगर की एग्जांपल लिखी है। देखें, अब इस पे कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3,
कार्बन नंबर 4 और ये कौन सी होती है, कार्बन नंबर 5। ये मेरे पास एक पेंटोज शुगर है। अगर इसके कार्बन नंबर 2 पे ऑक्सीजन रिमूव हो जाए, इट इज कॉल्ड डीऑक्सीलेशन, यानी कि ऑक्सीजन का निकल जाना। कौन सी कार्बन से रिमूव हुई है, फ्रॉम कार्बन नंबर 2, दिस विल बी कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर। अगर ये मौजूद है उसको बोलेंगे राइबोज शुगर। मसलन कि मैं डीएनए आरएनए की बात करूं तो आरएनए में यहां पे ऑक्सीजन मौजूद होती है, यानी कि रिमूव नहीं है, उसको हमने नाम दे देना है राइबोज शुगर। यानी कि जो आरएनए की शुगर है वो किस टाइप की होती है, दैट इज ऑफ राइबोज शुगर। ये राइबोज शुगर होती है, पेंटोज राइबोज शुगर मीन कार्बन नंबर 2 have oxygen at carbon number 2, and if this oxygen is not present at carbon number 2, this will be termed as deoxyribose sugar. सो डीएनए में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर, और आरएनए के अंदर जो शुगर होती है दैट इज राइबोज शुगर। सिर्फ एक पॉइंट का डिफरेंस, ये कि ऑक्सीजन है या नहीं है। इसी वजह से इसको डीएनए कहते हैं, क्योंकि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और इसको राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। सो फर्स्ट कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का क्या था, पेंटोज शुगर। वो दोनों में एक जैसा होता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि यहां पे ऑक्सीजन है या नहीं है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट है वो हमारे पास था नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए और आरएनए के हम दोनों देखते हैं, इसकी 2 टाइप्स होती हैं ओवरऑल नाइट्रोजनस बेसिस की। नंबर 1 प्यूरीन्स एंड नंबर 2 पायरीमिडीन। There are 2 types of nitrogenous bases of nucleic acid, mean DNA और RNA. Number 1 purines and number 2 pyrimidines. जो purines है इसकी क्या characteristics है, they have double ring of, ये डबल रिंग होते हैं, डबल रिंग, और ये क्या होते हैं, सिंगल रिंग्स। डबल रिंग्ड यानी कि एटमों का, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और इसमें सिंगल रिंग होता है। ठीक है, नंबर 1 ये डबल रिंग है तो ये क्या होगी, लार्जर। ये सिंगल रिंग है तो इनका साइज क्या होगा, स्मॉलर। डबल रिंग्ड लार्जर होंगी, स्मॉलर रिंग है तो ये सिंगल रिंग है तो स्मॉलर होगी। लेट्स सपोज मैं आगे बना रहा हूं, अगर इस किस्म का रिंग है जस्ट 1, दिस इज सिंगल रिंग, और अगर ऐसे ये है ऐसे, दिस इज डबल रिंग, सो दिस इट विल बी लार्जर और इट विल बी स्मॉलर इन साइज। अब डीएनए की कौन सी नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो हम लिख लेते हैं। पहला डिफरेंस मैंने क्या बताया, दे हैव डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए हैज राइबोज शुगर। दूसरा डिफरेंस बताने लगा हूं डीएनए और आरएनए में कि डीएनए की जो बेसेस हैं वो कौन सी हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ये डीएनए की बेसिस है। इसमें जो एडेनिन और ग्वानिन है दे आर डबल रिंग, यानी कि ये प्यूरीन्स हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन ये डबल रिंग होती है, ये प्यूरीन्स की एग्जांपल है। और उसके बाद जो साइटोसिन और थायमीन है ये सिंगल रिंग होती है, ये पायरीमिडीन की एग्जांपल है। सो डीएनए की जो प्यूरीन है वो क्या होंगी, एडेनिन और थायमीन, सॉरी ग्वानिन, और साइटोसिन और थायमीन जो ये डीएनए की क्या है, पैरीमिडीन्स है। मैं हरगिज ये नहीं बता रहा कि ये आपस में बॉन्ड्स बनाती हैं, मैं नाम बता रहा हूं कि प्यूरीन्स कौन सी हैं और पैरीमिडीन्स कौन सी हैं। एडेनिन एंड ग्वानिन आर डबल रिंग, साइटोसिन एंड थायमीन आर सिंगल रिंग। सो अब आरएनए क्या है, आरएनए के अंदर सब कुछ सेम, एडेनिन भी होती है, उसके साथ ग्वानिन भी होती है, साइटोसिन भी होती है, सिर्फ थायमीन की जगह पे यूरासेल होता है इंस्टेड ऑफ थायमीन। आरएनए में कौन सी चीज होती है, यूरासेल। सो एडेनिन ग्वानिन आर प्यूरीन ऑफ आरएनए
and cytosine and uracil are pyrimidine of RNA. So these are the difference. First difference of sugars, second difference only one nitrogenous base, uracil present in only the RNA and thymine present only in DNA. So this is second component, that is nitrogenous bases. हम न्यूक्लियोटाइड पढ़ रहे हैं, उसके दो कंपोनेंट हमने पढ़ लिए हैं, तीसरा पढ़ने लगे हैं फॉस्फेट ग्रुप. थर्ड वन इज फॉस्फेट आयन और फॉस्फोरिक एसिड. एक्चुअली ये जो फॉस्फोरिक एसिड है इसका हम मोलेकुलर फार्मूला H3PO4 लिखते हैं. H3PO4 यही होता है. इसकी स्ट्रक्चर अगर हम ओपन करके देखें तो हमें कैसे नजर आती है, ऐसे H3PO4. ठीक है, 3 हाइड्रोजन और PO4 4 ऑक्सीजन. एक्चुअली ये है, लेकिन अब बुक्स में देखते हैं ना, बुक में आपको ऐसे नजर आती है. जस्ट PO4 में उसने ऐसे, ये यहां पर ऑक्सीजन नेगेटिव, यहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहां पर उसने लिखा भी कुछ नहीं होता, या फिर ऑक्सीजन नेगेटिव ऐसे लिखा होता है, यानी कि PO4. लेकिन क्योंकि हमने इसको यूटिलाइज करना है तो जो मेरे काम के 2 हाइड्रोजन है मैं उनको ऐसा लिख लेता हूं. ये ऐसे ही मैं लिख लेता हूं. बुक में ऐसे भी लिखा होता है, जिस तरह मर्जी लिख लें, नो इशू. इसका मतलब है नेगेटिव आयन का चार्ज का कि इट कैन टेक प्रोटॉन, यानी कि हाइड्रोजन ले सकता है ये. सो और इसका कोई पर्पस नहीं है. आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें, ये भी हाइड्रोजन ना डालें, ये भी ना डालें, कोई इशू नहीं है. ये डीएनए में भी कॉमन है और आरएनए में भी कॉमन है. सो दीज आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए. दोनों के कंपोनेंट सेम है, जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि ये कंपोनेंट आपस में जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं. अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो ये किया है कि शुगर क्या है, उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस क्या है, उसके बाद फॉस्फेट ग्रुप क्या है. अब ये तीनों जुड़ेंगे. जिस तरह अमीनो एसिड में फंक्शनल ग्रुप जुड़े थे तो एक अमीनो एसिड बना, यहां पर अब ये जुड़ेंगे तो एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा. अब वो कैसे बनता है नेक्स्ट पार्ट में हम वो डिस्कस करते हैं.